हैप्पी धनतेरस सभी को इसी पॉइंट पे। यस गिरिजा, थोड़ा ज्यादा तो नहीं हो गया बच्चों? नो सर। नो सर। नो सर। तुम लोगों को मोटिवेट करने के लिए मैंने बोला है यार, और इसलिए मैं बोलता हूँ, मेरा और कोई मोटिव नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट टू मेक श्योर कि आप लोग गिव अप नहीं करो, है ना, अपना हौसला नहीं तोड़ो, करते रहो। जब तक कि पेपर नहीं हो जाए ना, तब तक अपना कॉन्फिडेंस ब्रेक नहीं होने देना है ना। पेपर देने के बाद ही अब सोचेंगे जो भी सोचना है, तब तक बस करेंगे। विल जस्ट एक्ट, नॉट थिंक, जस्ट एक्ट। चलो चालू करते हैं क्लास को। आई थिंक अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव ज्वाइन। अनामिका जी का हाथ अभी भी ऊपर है, पता नहीं क्यों, कोई बात नहीं। चालू करते हैं क्लास को। कल लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था बच्चों? मॉडर्न फिजिक्स हमने कंप्लीट कर ली थी, यस सर। तो न्यूक्लियर फिजिक्स चालू करते हैं आज। हाँ जी बोलिए। सर जो मॉडर्न फिजिक्स है उसके एंड में मॉड्यूल में मॉसलेज एक्सपेरिमेंट और एक्सरे वाला दिया हुआ है कुछ, सब वो नहीं पढ़ना? हाँ जी, मॉसलेज और जो आपका एक्सरे वाला पोर्शन है वो आपके सिलेबस में नहीं आने वाला। अगर आएगा भी तो बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी आएगा। तो वो ऐसे टॉपिक्स हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था तमन, कि हम केवल वो टॉपिक पढ़ रहे हैं जिनसे प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन आने की। जिनसे प्रोबेबिलिटी ही नहीं है वो हम बाद में क्वेश्चंस के थ्रू लेंगे। ऐसा नहीं उनको लेंगे नहीं, हम छोड़ देंगे, लेकिन क्वेश्चंस के थ्रू लेंगे उनको, उन टॉपिक्स को। ठीक है। ओके जो सर। डिलीटेड टॉपिक है ना उनको नहीं पढ़ेंगे। जो डिलीटेड है ना, बिल्कुल ही डिलीटेड, कि भाई आप आपके मतलब बता ही दिया है आपके एग्जामिनर ने कि भाई नहीं होने वाला, ये सिलेबस में ही नहीं है, तो उनको, जैसे रेडियो एक्टिविटी आपके न्यूक्लियर फिजिक्स में है ही नहीं। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी हम पढ़ेंगे भी क्यों? आपको पढ़नी है, बताओ आपको पढ़नी है तो मैं पढ़ा दूंगा अलग से। नो सर। नो जो सर। नेगेटिव पोर्शन है उसको पढ़ने का क्या फायदा है? हमारे पास टाइम तो है नहीं, है ना, राइट। डेविसन एंड जर्मर भी जैसे मैंने पढ़ाया था, तुम्हें पढ़ा दिया मैंने, क्योंकि ताकि तुम्हें समझ में आ जाए थोड़ा बहुत कि भाई ये जो मैटर है वो प्रूव कैसे हुआ था कि भाई ये पार्टिकल और वेव दोनों नेचर पजेस करता है। अदरवाइज वो भी पोर्शन नहीं है, डेविसन एंड जर्मर भी नहीं आता। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट की जो रिजल्ट्स है उन पे क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट नहीं आता। तो पॉइंट मेरा ये है कि जो टॉपिक्स हमारे बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं है उनको हम नहीं पढ़ रहे हैं अभी, या फिर हो सकता है कि उनको हमने एक दो क्वेश्चन करके छोड़ दिया। ठीक है, लेकिन हम उनको कवर करेंगे फ्यूचर में जो क्वेश्चंस करेंगे मॉडर्न फिजिक्स के। जब भी हम क्वेश्चंस लेंगे उसमें एक्सरे और मोजलेस लॉ हम लेने वाले हैं। ठीक है, लेकिन अभी के लिए जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है या जिनसे भी क्वेश्चंस आते हैं पिछले 5 से 6 साल में भी अगर क्वेश्चन आए ना, तो उन टॉपिक्स को मैं करा रहा हूँ। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। यस सर। सेमीकंडक्टर्स हाफ ईयरली में आ रहा है, डेफिनेशन डेरिवेशन वगैरह मॉड्यूल से रिवाइज करेंगे। सेमीकंडक्टर्स हाफ ईयरली में आ रहा है, डेट कब है एग्जाम की तुम्हारे हाफ ईयरली की? क्योंकि सेमीकंडक्टर हम चालू करने वाले हैं जल्दी। अगर आप लोग, आपका हाफ ईयरली थोड़े कुछ टाइम बाद है तो आप पढ़ लोगे यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स को ना, दैट विल हेल्प यू। बट अगर नहीं तो फिर आपको रिवाइज करना पड़ेगा। 9 नवंबर से पहले हो जाएगा, 9 नवंबर तक हो जाएगा सेमीकंडक्टर। ठीक है, बचेगा भी तो 5 to 10%, इससे ज्यादा नहीं। मोस्टली 90% ऑफ सेमीकंडक्टर्स विल बी डन बाय 9 नवंबर। ठीक है, चलो भाई, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन, लेट मी नो इफ इट इज विजिबल और नॉट। दिख रहा है बच्चों? यस सर। यस सर। दिख रहा है ना? चलो, तो कुछ चीजें आप समझ लो, जैसे कि आज हम केवल इंट्रोडक्शन पार्ट करने वाले हैं, बट इंट्रोडक्शन पार्ट से भी क्वेश्चंस आते हैं। ये इंट्रोडक्शन पार्ट जो है, ये अगर आज हम कंप्लीट कर लेते हैं तो इसमें से भी क्वेश्चंस आने वाले हैं। दो ही पार्ट है आपके जो कि इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर फिजिक्स में। एक तो आपका है न्यूक्लियर लेवल पे पार्ट के न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स का इंट्रोडक्शन वगैरह, न्यूक्लियस का इंट्रोडक्शन, न्यूक्लियस की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज जो हम आज पढ़ने वाले हैं उस पे क्वेश्चन आते हैं। एक बाइंडिंग एनर्जी पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये दो चीजों पे आपके क्वेश्चन आते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में। इसके अलावा आपका जो फिजन एंड फ्यूजन पार्ट है वो हम पढ़ेंगे जरूर, बट उस पर इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता, वो उसके क्वेश्चन जनरली कम आते हैं, बिकॉज पिछले 3 साल से तो क्वेश्चन नहीं आए हैं उसमें, है ना। लेकिन सिंस आ सकते हैं तो हम पढ़ेंगे जरूर उसको, है ना। ऐसा नहीं है कि विल नॉट स्टडी दैट टॉपिक। ठीक है, तो ये मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। आज का चैप्टर इस वजह से ऑब्वियसली इजी है,
और इम्पोर्टेंट है. So if we will discuss about the weightage, here is the weightage of the particular chapter. कुछ क्वेश्चंस आए हैं इससे. ऑब्वियसली मॉडर्न फिजिक्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है न्यूक्लियर फिजिक्स, बट इसका पार्ट है. मॉडर्न फिजिक्स से जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो न्यूक्लियर फिजिक्स से मतलब क्लब होके भी आते हैं. जैसे कि एक क्वेश्चन था आपके इस पेपर में, 9th क्वेश्चन. अब वो है मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन, तो वो डाला जा सकता है मॉडर्न फिजिक्स के पेपर में अगर हम इंडिविजुअली बनाए तो. लेकिन उसमें न्यूक्लियर फिजिक्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है. अब आई एम वेरी श्योर कि तुम्हें 9th क्वेश्चन नहीं आया होगा, वो मैं आज डिस्कस करूंगा आज की क्लास में. 9th क्वेश्चन जो मॉडर्न फिजिक्स के पेपर में आया था तुम्हारे संडे वाले पेपर में, वो अधिकतर बच्चों को नहीं आया होगा. मुझे ऐसा लगता है अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं आया है तो आज आ जाएगा. ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं है. क्वेश्चन वो मॉडर्न फिजिक्स का ही है, उसमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना ही मतलब निकलवाया है आपसे. ठीक है, लेकिन उसमें डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो टॉपिक है वो यूज किया गया, तो वो हम आज पढ़ने वाले, न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ने वाले. समझाना क्या चाह रहा हूँ वो समझो. समझाना ये चाह रहा हूँ कि न्यूक्लियर फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स क्लब होके आती है ना. दोनों को जोड़ के मिला के क्वेश्चन बनाते हैं एग्जामिनर्स. तो आप छोड़ नहीं सकते हो किसी टॉपिक को. अगर आपने छोड़ दिया, न्यूक्लियर फिजिक्स छोड़ दी, मॉडर्न पढ़ के चले गए, है ना, और क्वेश्चन आ गया तुम्हारा मॉडर्न न्यूक्लियर मॉडर्न से जिसमें न्यूक्लियर इन्वॉल्व थी, दोनों क्वेश्चंस आपके जाएंगे. न्यूक्लियर के जो आते इंडिविजुअली वो भी जाएंगे, और जो क्लब होके आते वो भी जाएंगे. ऐसा मत करना. डू मेक श्योर कि आप दोनों चैप्टर्स को पढ़ के चलें. ठीक है, इक्वली अच्छे से. आगे चलें, स्टार्ट करें. Yes, sir. तो लास्ट क्लास में हमने बेसिकली कुछ थी मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट की थी. मॉडर्न फिजिक्स का मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ. इतना कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं अभी, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं एक बार पूरा. ठीक है, तो हमने बस सबसे पहले तो ये डिस्कस किया था मॉडर्न फिजिक्स में कि कैसे आपका जो रेडिएशन है वो ड्यूअल नेचर पोजेस करता है. राइट, Yes, sir. पार्टिकल और Wave nature. पार्टिकल वेव नेचर, है ना. हमने बात करी थी मैटर की, कैसे मैटर सेंस नेचर में एग्जिस्ट करती है, क्या इक्वालिटी, है ना. Yes, sir. ठीक है, नेचर में बैलेंस एग्जिस्ट करता है. तो डी ब्रॉगली ने बताया हमें कि भाई मैटर में है वो भी डेफिनेटली शो करता होगा ड्यूअल नेचर, है ना. पार्टिकल और वेव नेचर शो करता होगा, जिसको कि प्रूव भी किया. किसने प्रूव किया फिर एक्सपेरिमेंटली? Davidson and German. डेविसन एंड जर्मर ने किया, है ना. डेविसन एंड जर्मर ने एक्सपेरिमेंट किया इलेक्ट्रॉन के ऊपर. किस पे किया था? इलेक्ट्रॉन के ऊपर. इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने प्रूव कर दिया कि भाई हाँ, इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों नेचर शो कर रहा है, पार्टिकल भी और वेव भी. और ऐसा क्यों, ऐसा कैसे पता चला उन्हें? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने डिफ्रैक्शन शो किया था. क्या शो किया था? Diffraction. किसकी प्रॉपर्टी होती है? किसकी प्रॉपर्टी होती है डिफ्रैक्शन? वेव की. वेव की. पार्टिकल शो कर सकता है क्या डिफ्रैक्शन? No, sir. नो सर. है ना, एक टाइम पे एक ही जगह पे प्रेजेंट होता है पार्टिकल. अगर वेव फ्रंट नहीं बनेंगे, अलग अलग जगह पे नहीं, अगर इंटरफेरेंस नहीं होगा तो अलग अलग जगह पे आपका जो इलेक्ट्रॉन है नहीं पहुंच पाएगा, और इंटरफेरेंस वेव शो करती है ना कि पार्टिकल. ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन में. उसके बाद हमने एटम्स चालू किया. ठीक है, एटम्स में हमने बहुत चीजें पढ़ी. क्या पढ़ी हमने? बोज मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम पढ़ा मोस्टली. बोज मॉडल ने बताया, उसके पॉस्टुलेट्स पढ़े हमने, जिसमें कि उन्होंने बताया कि भाई अभी तक जो पढ़ते आ रहे थे सब गलत था. इलेक्ट्रॉन एक्चुअली न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है ना. इलेक्ट्रॉन क्या करता है? न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है. और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कभी भी अपनी एनर्जी लूज नहीं करता इस तरह से कि ये न्यूक्लियस में आके गिर जाए. ऐसा नहीं करेगा ये, है ना. ये अपने कांस्टेंट एनर्जी लेवल में रिवॉल्व करता है, और इसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है ये उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जिसका कि एंगुलर मोमेंटम, जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम क्या हो? क्वांटाइज्ड हो. क्या हो? Quantized. क्वांटाइज. है ना. यानी कि mvr आपका मल्टीपल होना चाहिए किसका? n का. इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 होता है आपका Yes, sir. एंगुलर, है ना. ये आपके बोर्ड ने बताया, बोर्ड के पोस्टुलेट्स में आपने पढ़ा. ठीक है, उसके बाद उन्होंने इस इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत चीजें डिफाइन कर दी. क्या क्या डिफाइन किया भाई उन्होंने? Velocity of electron. वेलोसिटी डिफाइन करी, जो रेडियस में जिसमें रिवॉल्व कर रहा है उस रेडियस की वैल्यू nth ऑर्बिट, है ना, उसकी इन्होंने इस पे Yes, डिफाइन करी. sir. एनर्जी डिफाइन करी. बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज थे, पर हमने सबके शॉर्ट फॉर्म बना लिए थे लास्ट में, याद है? सबके Yes, शॉर्ट फॉर्म sir. बना लिए थे. तो एनर्जी भी हमने निकालना सीखा था. क्या होता है भाई? Z² अपॉन n square. एन स्क्वायर. है ना.
ये भी हमने निकालना सीख लिया था। फिर हमने ये सीखा कि कैसे इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से हायर एनर्जी और हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में क्या करता है भाई, ट्रांजिशन करता है। यस सर। Yes, sir. और क्या एमिट करता है, Photon. फोटोन एमिट। Photon. ठीक है, डी एक्साइट होता है तो फोटोन एमिट करता है। फोटोन एमिट करेगा तो उस फोटोन की हमने वेवलेंथ वगैरह के बारे में बात कर लिया था, रेडिएशन की वेवलेंथ के बारे में ना। Yes, 1 sir. अपॉन लैम्डा Yes, इक्वल्स टू आर sir. जेड स्क्वायर अपॉन इनटू 1 अपॉन एन 1 फाइनल। n minus 1 upon n minus square. ये रिडबर्ग्स कांस्टेंट होता है। Yes Yeah. sir. Yes, रिडबर्ग sir. फॉर्मूला भी बोल देते हैं इसको, कुछ लोग क्या बोल देते हैं, कुछ लोग इसको रिडबर्ग्स फॉर्मूला भी बोल देते हैं, पूरे फॉर्मूला को बोल देते हैं। लोगों के ऊपर है, देखो बोलने तो कोई बात, जिसको जो बोलना है बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब चीजें हमने पढ़ी है ना, काफी चीजें आपको सर? याद होंगी अभी। हाँ जी बोलो। सर आपने जैसे शॉर्टकट फॉर्मूला बना के दिए थे ना वेलोसिटी और हाँ जी। रेडियस वाले पे, सर हमने वही याद किए थे, बट पेपर में ऐसे क्वेश्चंस भी आए थे जिसमें वो बड़ा वाला फॉर्मूला यूज होना था, तो फिर वो क्वेश्चंस नहीं हुए। क्या मैंने लास्ट टाइम भी समझाया था इस चीज को कि आपके जो फॉर्मूलाज है, अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हारे वो फॉर्मूले का कोई यूज ही नहीं होता, कोई यूज नहीं होता, तो मैं वो क्यों पढ़ाता? आप खुद सोचो, मैं क्यों पढ़ा? मैं आपको डायरेक्ट वो फॉर्मूला नहीं पढ़ाता जो इजी है देखने में भी और याद करने में भी। बात समझ में आ रही है? आपका जो Yes, कोई भी फॉर्मूला होता है, कोई भी फॉर्मूला होता है, हम उसको पहले डिराइव करते हैं। क्यों डिराइव करते हैं? ताकि हम समझ पाए कि फॉर्मूला आया कहाँ से, लॉजिक क्या है उस फॉर्मूले का। बात समझ में आ रही है? फॉर्मूला आपको क्या देते हैं, रिलेशंस देते हैं, है ना, Yes, वेरिएबल्स sir. के बीच में रिलेशनशिप देते हैं। अब वो रिलेशनशिप आप एस्टेब्लिश ही नहीं करोगे तो उसको समझोगे कैसे? अब मैंने आपको समझाया, डिराइव कराया, शॉर्ट फॉर्म उसका मैंने इसलिए थोड़ी बताया था आपको कि भाई आप जो मेन फॉर्मुलेज हैं उनको आप इग्नोर ही कर दो। मैंने इसलिए बताया था कि ये याद रखने में मुश्किल होता है, इसलिए आप इनको यूज करो। इनके बेसिस पे क्वेश्चंस बनेंगे मेनली। मेनली मेनली वर्ड यूज किया था मैंने, ऐसा नहीं बोला था हमेशा, ऐसा होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि इन पे क्वेश्चन बन जाए बड़े वाले फॉर्मूले पे। ये तो रही आपकी नॉर्मल बात। अब इस चीज को समझो, नीट के पास तुम्हारे मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन बनाने के लिए कितने कितने अपॉर्चुनिटी है, कितने क्वेश्चन बना सकता है नीट? 2 या 3. 2 या 3, हार्डली, ज्यादा से ज्यादा 4 बना देगा, है ना। अरे 15-20 क्वेश्चन तो नहीं बनाएगा ना, 15-20 क्वेश्चन तो नहीं दे देगा No, मॉडर्न। sir. तो आपका अगर चैप्टर टेस्ट हो रहा है जिसमें 45 क्वेश्चंस आ रहे हैं और एक नीट आपका पेपर बना रहा है जिसमें 2 से 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं, दोनों में डिफरेंस नहीं है क्या? है सर। तो जब चैप्टर टेस्ट होता है तो उसमें सारे क्वेश्चंस आते हैं ना तमन, सब तरह के Yes, क्वेश्चंस sir. आएंगे। तो मैं सबको बोल रहा हूँ, ये हर तरह के क्वेश्चंस आते हैं बेटा, उसमें ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं या आना चाहिए जो कि आपके जो मेन फॉर्मूला है, जो डिराइव्ड फॉर्मूलाज हैं या डेरिवेशन का पार्ट है, उसका यूज आ रहा है, ताकि आप थोड़ा बहुत उससे भी क्या रहो, हैबिचुअल रहो, आपको पता रहे कि भाई अच्छा ये शॉर्ट फॉर्म वहां से आई थी, राइट। अदरवाइज चैप्टर टेस्ट का मतलब क्या है, फिर तो आपका बड़ा टेस्ट लेंगे, उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वहां से ही क्वेश्चन लेते रहेंगे, वहां से ही क्वेश्चन पूछते रहेंगे। बात समझ में आ रही है? चैप्टर Yes, टेस्ट हमेशा sir. डिटेल्ड ही होता है ना बेटा, ये तो पहले भी हुआ है। हमने जो थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जिनको हमने खुद ने इतने ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा था, उनसे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं चैप्टर टेस्ट में हमेशा से, है ना। तो ये यहाँ भी होने वाला है, तो उससे घबराना नहीं है। आपके अधिकतर अधिकतर क्वेश्चंस में जो हमने शॉर्ट फॉर्मूलाज करे हैं ना, याद करे हैं या जो हमने पढ़े हैं, उससे ही क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन आपको डिराइव्ड जो वर्जन है फॉर्मूले का वो पता होना चाहिए कि वो कहाँ से आया था। याद नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने ये बोला था कि अगर वो याद नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है बस कहाँ से आया है, तो अगर जरूरत पड़ी तो आप खुद से डिराइव कर सकते हो, अगर जरूरत पड़ी तो आप खुद से डिराइव कर सकते हो। याद रखने की जरूरत नहीं है उसको, याद आप केवल उन फॉर्मूले को रखो, उन वर्जन्स को रखो जो छोटे हैं रिलेटिवली, ठीक है। जैसे कि आपका मैंने रेडियस का क्या बताया था, शॉर्ट फॉर्मूला 0.5 to 9। Yes, sir. आगे Into n square upon z angstrom. अरे याद है, याद है या भूल गए? एक बार है ना, एक बार सारे फॉर्मूले रिवाइज करो, सारे फॉर्मूले पढ़ो, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको बेसिकली टाइम टू टाइम रिवाइज करने ही पड़ेंगे एनीवे, राइट। तभी आपका है ना थोड़ा बहुत याद होता है, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन मुझे पता है कि आप लोग जो फॉर्मूले आए थे उनमें भी आपको कुछ और बताया जाए तो थोड़ा इजी होगा। तो एक क्वेश्चन है
इसको करो सॉल्व। इसमें मैं आपको एक फॉर्मूला और बताऊंगा जो कि हमने जो पढ़ा हुआ है वहीं से आया है, लेकिन थोड़ा बेटर होगा अगर आप उसको नोट करके रखोगे तो कुछ क्वेश्चंस में बहुत काम आ सकता है। तो हम गिविंग यू 2 मिनट्स टू सॉल्व दिस। इसको सॉल्व करने का ट्राई करो बच्चों। आवाज आ रही है मेरी सभी को क्या? Yes, sir. Yes, sir. ट्राई टू सॉल्व। चैट में आंसर करना है, ठीक है? जिसका भी आंसर आ जाएगा चैट में आंसर करना है। हुआ क्या बच्चों? No, sir. डिस्कस करें? डिस्कस करें? Yes, sir. ठीक है। तो देखो Yes, सबसे sir. पहले तो क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं वो समझो। क्वेश्चन आपसे पूछना चाहिए टाइम पीरियड। क्या पूछना चाहिए? टाइम पीरियड। Time period. टाइम पीरियड तो पता है सबको, 2 पाई r/v होता है। ये भी नहीं पता Yes, है? sir. पता है है ना? sir. 2 पाई r/v होता है तो पता है टाइम, है ना? इलेक्ट्रॉन के फर्स्ट ऑर्बिट में अगर हमें निकालना है, जो भी आप v निकालोगे, vn ले लो। अब मैं v देख रहा हूँ कि vn v1 है ना यहाँ पे। n को 1 रखोगे फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, Yes, sir. है ना? अरे फर्स्ट ऑर्बिट में निकालना है ना बेटा, Yes, sir. ठीक है? तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए आपको वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी nth ऑर्बिट की। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट का फॉर्मूला क्या? फॉर्मूला बताइए बताइए, क्या फॉर्मूला होता है? One upon n e square upon 2 pi epsilon naught. ठीक है। मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बताया था इसका, किसी को याद है या हम सब Sir, भूल गए? Dn is equal to 2 pi k z e square upon nh.
अरे शॉर्ट फॉर्म बताया था ना बच्चा इसका। आप लोग फॉर्मूले रिवाइज करते हो? तुम लोगों को फॉर्मूले Yes, जो मैंने बताए थे वो तुमने रिवाइज करे नहीं करे? लगता नहीं है मुझे करे। अगर करे होते तो याद होता। ये तो सबसे पहले बताया था, सबसे लास्ट में बताया था, सॉरी, आपको पेपर लेने से पहले ही no बताया था sir. मैंने। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट, इनको रिवाइज करना। 2.18 इंटू 10⁶ याद आ रहा है कुछ? Yes sir. Into Z and A no. ये था क्या? ये था क्या Yes बच्चों? sir. ये कुछ और था? किसी को याद नहीं है? सर यही था। तुमने पेपर दिया कैसे है फिर, अगर तुम्हें बेसिक फॉर्मूले जो मैंने बताए थे समरी में वो भी याद नहीं है तो? एक तो ये बताया था, एक रेडियस का भी बताया था, 0.529 टू n स्क्वायर अपॉन z एमस्ट्रॉन्ग में, Yes sir. है ना? ये सब फॉर्मूले आपको बताए थे फॉर्म में, ताकि आप, ये कुछ नहीं है बेटा, ये जो मेन फॉर्मूला है ना, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई इंटू जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच, है ना? के इंटू Yes जेड ई sir. स्क्वायर अपॉन एन एच। अब वो के का आपका जो बड़ा टर्म है उसको के बोलते हैं, ठीक है? तो इसको शॉर्ट करके हमने बताया था आपको 2.18 इंटू 10⁶ इंटू जेड बाई एन, ताकि आप सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू कैलकुलेट करने नहीं बैठो बार बार। अब एक बात बताओ, एच की वैल्यू, है ना, और आपकी सी की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, ये चेंज होती है क्या कभी? No sir. स्क्रीन शो नहीं हो रही है बेटा, मेरी स्क्रीन शो हो रही है क्या आप लोगों को? Yes sir. Yes, sir. No sir. स्क्रीन भी विजिबल सर नहीं है। कभी रुको कभी मैं हो फिर, रही है, कभी कभी नहीं हो रही, और वॉइस भी ब्रेक हो रही है। Yes sir. आपकी वॉइस भी ब्रेक हो रही है। अच्छा वॉइस ब्रेक हो रही है तो ये बताओ ना यार, मैं कनेक्शन चेंज करता हूँ। पहले तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, अभी मुझे एक बार पहले ये बताना आप लोग कि आपको स्क्रीन विजिबल है या नहीं, ठीक है? हो गई। हो गई सर। अभी आवाज आ रही है मेरी? Yes, यस sir. सर। ब्रेक होके आ रही है या नॉर्मल आ रही है? Normal है, नॉर्मल आ रही है सर। ठीक है, बता देना बीच में अगर ब्रेक होती है तो मुझे बता देना, ठीक है? अनम्यूट करके बोल दिया करो या चैट में लिख दिया करो, ठीक है? चलो भाई, हम डिस्कस कर रहे थे कि कुछ शॉर्ट फॉर्मूलाज होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनको अगर आप याद रखेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। अब मैं इसका एक और वर्जन बताने वाला था दूसरा, जो कि आपके लिए इजियर होता है याद करना भी, और आपको कुछ जगह पे बहुत हेल्प करता है। पर अगर ये आपको यही वाला याद नहीं है तो फिर अगला वाला तो मैं कैसे बताऊं? अगला वाला मैं आपको बताऊंगा और आपको यही याद नहीं है, तो मतलब ऐसा हो जाएगा कि बहुत सारे फॉर्मूले में तुम्हें बता दे रहा हूँ और तुम्हें याद हो नहीं पा रहे हैं वो, तो तुम्हें और ज्यादा बर्डन हो जाएगा फिर से। तो मुझे एक बात बताओ, तुमने ये क्लास अटेंड करी थी या नहीं करी थी जिसमें हमने ये सब डिस्कस किया था? करी थी। Sir, करी थी। पक्का करी थी सबने? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज आपको याद हैं या नहीं है? ये वाला फॉर्मूला जो अभी लिखा हुआ है मैंने स्क्रीन पे, ये देखा हुआ है या नहीं है? चलो छोड़ो, याद छोड़ो, देखा सर हुआ है? देखा हुआ है। डिराइव करने की तो जरूरत नहीं है ना, दोबारा मैं ये बोल रहा हूँ, डिराइव करने नो की जरूरत है सर। या नहीं? नो सर। नो सर। अब इसका एक और वर्जन है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना सी की टर्म्स में, सी की टर्म्स में अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा, सी की टर्म्स में बता रहा हूँ, जेड आपने 1 ले लिया मान लो, फॉर जेड इक्वल्स टू 1, ठीक है? जेड इक्वल्स टू 1 के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, यानी कि हाइड्रोजन एटम के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये आपका हो जाएगा 1/137 into c by n. Now this is a very simpler formula if you can see, right? इलेक्ट्रॉन के लिए ये फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, 1/136। इसको नोट कर लो, नोट इट डाउन, इसको नोट कर लो, ठीक है? हाइड्रोजन एटम के लिए नोट किया गया? यस सर। कहीं और से नहीं आया ये, कहीं और से नहीं आया ये, इसी का वर्जन है एक, ठीक है? इसी को सॉल्व करके हमने एक और वर्जन बना दिया है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं 1/137 को सॉल्व करके भी कुछ नया लिख सकता हूँ, उसको मैं सी से मल्टीप्लाई करके कुछ और लिख सकता हूँ, ठीक है? लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ ये आपको अधिकतर जगह पे हेल्प करने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं सी की टर्म्स में बता रहा हूँ। किसकी टर्म्स में बता रहा हूँ मैं? सी की टर्म्स में, स्पीड ऑफ लाइट की टर्म्स में बता रहा हूँ, ठीक है?
तो ये आपको हेल्प करता है कैलकुलेशंस में कई जगह पे। अभी आपको समझ में आएगी नहीं ये बात। यहाँ पे क्यों बताया मैंने, क्योंकि यहाँ पे सी की वैल्यू देखो इसमें दे भी रखी है आप लोगों को, तो इसने दी है ना, उसका पर्पज है कि आपको पता हो अगर सी के टर्म्स में, तो आप रिलेटिवली ज्यादा इजी तरह से सॉल्व कर पाओ। नहीं भी पता होती बेटा तो भी चल जाता, ठीक है, नहीं भी पता होती तो भी चला जाता, लेकिन आप पूरा सोल्यूशन लिखते फिर 2.180 वाला फॉर्मूला लिखते आप इंटू 10⁻6 जेड अपॉन है। तो ये लिखा सबने, नोट किया सबने? Yes, sir. Yes, sir. अब इससे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.1. 22.7. हाँ 3.14 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं 3.14 लिखने में, ठीक है। Yes, sir. और रेडियस की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.53 एंगस्ट्रॉम, Yes, sir. Yes, sir. यानी कि 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंगस्ट्रॉम में, एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, राइट? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, मीटर पर सेकंड में निकालेंगे ना, क्योंकि आंसर देखो सेकंड में है, ठीक है। और मल्टीप्लाई करो किससे? इसको डिवाइड करोगे वीएन से, तो वीएन की जगह तुम क्या लिखोगे? 1/137, Yes, 1 sir. बाई 137, है ना? Yes. 1/137 लिखोगे ना, और नीचे आ जाएगा सी और ऊपर आ जाएगा एन। Yes, sir. अब इसको सॉल्व करो, 2 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई बाय 0.53, इस टर्म को तो आप सॉल्व करोगे इसी अलग से, साथ में आप 10⁻⁻10 लिख रहे हो यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 137 लिख रहे हो आप, और मल्टीप्लाई बाय एन इक्वल्स टू क्या लिखोगे? 1 लिखोगे फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, Yes, sir. Yes, Yes, sir. आ sir. जाएगा 3 इंटू 10⁸। सी की वैल्यू कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸, है ना? इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 1.52 इंटू 10⁻16 सेकेंड। बहुत इजीली आ जाएगा, क्योंकि आप ये 10⁸ को 10⁸ को सॉल्व कर सकते हो इजीली, राइट? आप Yes, यहाँ sir. से 3 से कट कर सकते हो इस पूरे को, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको आप कट कर सकते हो 3 से, और फिर आप उसको 137 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। बहुत कम टाइम लगेगा, जितना तुम सोच रहे हो उससे कम ही लगेगा, राइट? तो ये फॉर्मूला भी आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं फिर। हो गया नोट बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अगर आप 2.18 इंटू 10⁻6 वाला फॉर्मूला यूज करते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, आई रिपीट, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। आपको जो फॉर्मूला आप यूज करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, इनमें से कुछ तो याद रखना पड़ेगा आप। ये जो मैंने अभी वो फॉर्मूला बताया इसको भी याद रख लोगे, और उसको ऊपर वाले को भूल जाओगे तो भी चलेगा। Z की वैल्यू अगर 1 आ रही है तो चलेगा, लेकिन Z की वैल्यू अगर 1 नहीं है, हाइड्रोजन एटम की बात अगर नहीं हो रही है तो दिक्कत है। हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप ये फॉर्मूला यूज करो बिंदास, ठीक है। 1/137 इंटू C/N। आगे चलें? Yes, sir. Yes, sir. चलो भाई, मैं सोच रहा था एक दो क्वेश्चन और कराऊं, पर अगली क्लास के लिए रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अभी से बता देता हूँ, सिंस मेरे को आज न्यूक्लियस स्टार्ट करना है और टाइम हमारे पास बचा नहीं है, एविडेंटली पता नहीं टाइम कैसे नहीं बचा है, तो मैं आज थोड़ा बहुत न्यूक्लियस स्टार्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में क्या करने वाले हूँ मैं आपको अभी से बता देता हूँ। आपके मॉडर्न फिजिक्स की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, जैसा कि मैंने बहुत बार बोला है, और आपके टेस्ट की प्रैक्टिस अभी हुई नहीं है, तो आई एम गिविंग यू 1 मोर डे। इन द नेक्स्ट क्लास हम आपका पेपर डिस्कस करने वाले, एटलीस्ट 8 to 10 क्वेश्चंस में लेने वाला हूँ, ठीक है। तुम कुछ क्वेश्चंस में तुम्हारे भी ले लूंगा अगर तुम बताओगे मुझे कि इसमें डाउट है सर, ठीक है। तो इंक्लूडिंग दोज आई एम गोइंग टू टेक क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टेस्ट, मॉडर्न फिजिक्स का टेस्ट अगली क्लास में, प्लस हम न्यूक्लियाई का 30% पोर्शन कंप्लीट कर देंगे अगली क्लास में। तो ये आपकी प्रायोरिटी होगी, और सेकंड प्रायोरिटी आपकी न्यूक्लियाई कंप्लीशन। इज दिस क्लियर? Yes, sir. तो ये अगली क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए मैं आज नहीं ले रहा हूँ, आपके पास एक और दिन का टाइम है। एनालाइज करो अपने पेपर को, उन क्वेश्चंस को जो आपको नहीं आए थे पेपर में, एंड देन वी कैन सॉल्व टुगेदर कल वाली क्लास में, ठीक है। Yes, sir. तो न्यूक्लियस स्टार्ट करते हैं, न्यूक्लियर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की। अब सिंस न्यूक्लियाई में हमें पता है, हमने जनरली दो ही चीजें पढ़ी है, क्या क्या? एक तो क्या क्या होता है न्यूक्लियस में, एटम के न्यूक्लियस में क्या क्या पढ़ा है हमने? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या बात है, तमन के एटम्स में न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सॉरी सर। बहुत बढ़िया तमन, बहुत बढ़िया। तो फिर सर अंदर पता नहीं चला आपने कब न्यूक्लियस खोला। बेटा जाग जाओ, पानी वानी पी लो सब लोग, नया चैप्टर चालू हो चुका है ना, नया टॉपिक चालू हो चुका है, कृपया जाग जाएं। सोए हैं तो जाग जाओ।
पानी वानी पी लो, चालू करते हैं। न्यूट्रॉन की बात हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स तो डिस्कवर हो गए थे, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स तो डिस्कवर हो गए थे, चार्ज पार्टिकल्स थे, ये सब एटॉमिक चार्ज पार्टिकल्स थे। इनको डिस्कवर करने में इतनी मेहनत लगी नहीं, क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स थे तो डेफिनेटली ये फोर्सेस एक्सपीरियंस करते थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, और फिर मैग्नेटिक फोर्सेस में भी हमने यूज किया इलेक्ट्रॉन्स वगैरह को, प्रोटॉन्स वगैरह को, याद है ना सबको कैसे हमने चार्ज पार्टिकल्स को यूज किया था, ठीक है। Yeah. लेकिन न्यूट्रॉन्स की जब बात आती है तो न्यूट्रॉन्स को कोई समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि ये सबसे पहले तो न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, राइट Yes. Yes, राइट, sir. है ना। Yes, sir. तो सबसे पहले जो डिस्कवरी हुई न्यूट्रॉन की, वो डिस्कवर किया जेम्स चैडविक ने इन 1932 को प्रोसेस करो थोड़ा सा, कब की बात है ये, क्या 1932 तक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कवर हो चुका था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो चुका था, चल चुका था हमें, क्या हमें ये पता चल चुका था कि मैटर जो है पार्टिकल और वेव दोनों की तरह एग्जिस्ट करता है, Yes, sir. क्या हमें ये पता चल गया था कि फोटोन्स क्या होते हैं, Yes. अरे पता चल तो गया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा तो है फोटोन्स के बारे में। Yes, sir. Yes, अब sir. फोटोन्स याद करो, नेगेटिवली चार्ज होते हैं ना फोटोन्स, Yes, sir. नेगेटिवली चार्ज होते हैं ना। न्यूट्रल तो न्यूट्रल नहीं होते हैं, फोटॉन्स तो लाइट के पार्टिकल क्वांटा होते न्यूट्रल होते हैं सर वो। सब बोल दिया उसने फोटोन तो लाइट के पार्टिकल्स, क्वांटा, एनर्जी पैकेट्स। बेटा फोटोन से ही तो बनी होती है रेडिएशन और लाइट, फोटोन से मिलके तो बनी होती है, कंसिस्ट ऑफ दैट। और फोटोन्स पे कब बताया मैंने कोई चार्ज तुम्हें, नेगेटिव पॉजिटिव बताया क्या कोई चार्ज कभी? नो No, सर हाँ, फोटोन एच न्यू करके मैं अगर लिखता था तो उसकी एक्सप्लेन करता ना, क्योंकि एनर्जी पैकेट है फोटोन अपने आप में एक, तो उसको एच न्यू Yes, से हम sir. एक्सप्लेन करते रहे हर बार, उसको रिप्रेजेंट ही वैसे करते हैं हम, है ना। लेकिन कभी भी उस पर प्लस या माइनस लगाया गया मैंने No, sir. नहीं No. लगा, No, क्योंकि sir. न्यूट्रल है। फोटॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रल Neutral. रेडिएशंस, है ना, न्यूट्रल होते हैं। तो समझने वाली बात है, जेम्स चैडविक ने जब भी एक्सपेरिमेंट किया, अच्छा एक्सपेरिमेंट किया, वो बात करते हैं क्या एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने। बेरिलियम न्यूक्लियाई लिया, बेरिलियम पता है सबको, एक एलिमेंट होता है, Yes, sir. Yes, sir. हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, Yes, sir. 4th नंबर पे आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। तो बेरिलियम 4th नंबर पे आता है। तो उन्होंने ये एलिमेंट लिया, इसके न्यूक्लियस पे उन्होंने क्या किया, बॉम्बार्ड किए अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स इन्वेंट हो चुके थे तब तक, Yes, sir. अल्फा पार्टिकल्स पता है ना सबको, हीलियम 24, Yes, sir. अल्फा पार्टिकल्स +2 होता है इसके ऊपर चार्ज। Yes, sir. तो अल्फा पार्टिकल्स बॉम्बार्ड किए उन्होंने जब न्यूक्लियस के ऊपर बेरिलियम के, तो कुछ न्यूट्रल रेडिएशंस निकली बाहर, रेडिएशंस कंफ्यूज हो गए, सोचते क्या हुआ ये, कायदे से तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर जब उन्होंने मैथ्स लगाई, तो उनको समझ में आया कुछ तो निकलना चाहिए। अगर आप अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्ड कर रहे हो न्यूक्लियस पे, तो कुछ तो निकलना चाहिए बाहर, कुछ रेडिएशंस तो निकलनी चाहिए। लेकिन वो रेडिएशंस के बारे में पता इनको कुछ भी नहीं था। लेकिन अगर आप और मैं होते तो हम ये जरूर सोचते कि अगर ये न्यूट्रल रेडिएशन है तो ये फोटोन भी हो सकता है, Yes, sir. क्योंकि उस टाइम पे न्यूट्रल रेडिएशन तो केवल फोटोन नाम से डिस्कवर हुई थी ना, सबको ये लगता था कि फोटोन ही है न्यूट्रल रेडिएशन। तो अरे ये लगता था ना सबको कि भाई न्यूट्रल रेडिएशन है अगर कोई तो वो फोटोन हो सकती है, और तो कहाँ से होगी, और तो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन तो हो नहीं सकती, प्रोटॉन हो नहीं सकती, और पता ही नहीं हमें और कुछ चीजें तो, है ना, तो फोटोन ही बोलते हैं हम उसको। लेकिन इन्होंने बताया कि नहीं, फोटोन नहीं है वो। इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई, एक्सप्लेन करी, और फिर उन्होंने बताया कि ये एक नई रेडिएशन है, and it is called neutrons, है ना, it is called neutrons, it is a part of nucleus and it is called neutrons, और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर रहे थे, क्या क्या उन्होंने कहीं से अल्फा पार्टिकल्स बॉम्बार्ड किए। अब इन्होंने अरेंज किया, ऑब्वियसली ये अरेंजमेंट है कि लेड ब्लॉक लिया, उस पर पोलोनियम को उन्होंने रिएक्ट करवाया, जो भी है ना। तो यहाँ से इनके अल्फा पार्टिकल्स निकले, हीलियम +2 पार्टिकल्स निकले, अल्फा पार्टिकल निकल के बेरिलियम पे इन्होंने क्या किया, बेरिलियम पे बॉम्बार्ड करवाया इसके न्यूक्लियस पे, ठीक है। अब जब इस पे बॉम्बार्ड हुए तो यहाँ से रेडिएशंस बाहर निकली है, देखो निकल रही है रेडिएशंस बाहर, Yes, sir. है ना। Yes, sir. ये जो रेडिएशंस थी बच्चों, इसको उन्होंने बोला कि ये न्यूट्रॉन है। इसकी रिएक्शन समझते हैं थोड़ा सा,
हीलियम 24, हीलियम 24 यानी अल्फा पार्टिकल, यस सर। है ना। बेरिलियम पे बॉम्बार्ड करा है, बेरिलियम पे, ठीक है। 4 और 2 6 हो गया। अगर टेक्निकली रिएक्ट करेंगे, अगर टेक्निकली रिएक्ट करेंगे तो एक 6 एटॉमिक नंबर का एलिमेंट बनना चाहिए, ठीक है। अगर यस Yes. सर। अगर रिएक्ट करेंगे टेक्निकली, अगर इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऐड होते हैं, तो अगर लेट्स से कि इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऐड होते हैं, तो ये कार्बन 6 कार्बन 12 वाला इन्होंने एक एलिमेंट अज्यूम किया कि बन रहा है इनकेस, है ना। तो इन्होंने बोला कि भाई ये जो भी बन रहा है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ये जो भी बन रहा है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है इस रेडिएशन से जो कि निकल रही है इस अरेंजमेंट में। अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एटॉमिक मास जो था हीलियम का वो 4 था और बेरिलियम का 9 था क्या। यस Yes, सर। sir. और यहाँ पे जो हमें Yes, sir. ऑब्टेन हुआ, हमें यहाँ पे जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ उसका एटॉमिक मास 12 आया। तो यहाँ पे तो 12 13 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे Yes, 12 sir. है। ये तो बैलेंस ही नहीं हो रहा, कंजर्वेशन तो हो ही नहीं रहा है मास का। मास का कंजर्वेशन तो होना चाहिए Yes, sir. रिएक्शंस में। ये तो हमने बात करी है कि मास तो कंजर्व रहता ही है। अभी तक तो हमने कुछ नहीं पढ़ा है ना ऐसा कि मास कंजर्व नहीं रहता है। बाद में अगर हो सकता है कुछ पढ़े हम, अभी तक तो हमें यही पता है। हाँ या ना बच्चों। यस Yes, सर। sir. तो उनको रियलाइज हुआ कि भाई एक रेडिएशन निकली है जिसका कि कुछ मास है, जिसका कि कुछ मास है, कुछ एटॉमिक नंबर नहीं है उसका, कुछ प्रोटॉन्स नहीं है उस रेडिएशन में। प्रोटॉन्स होते तो पहली बात तो उनको केवल एटॉमिक नंबर से ही थोड़ी पता चलता, प्रोटॉन होते तो उसका पॉजिटिव चार्ज भी होता, Yes, sir. है ना। उस पॉजिटिव चार्ज को वो टेस्ट कर सकते थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनसे पता कर सकते हैं कि भाई कोई रेडिएशन चार्ज रेडिएशन निकली या निकली, पॉजिटिव या नेगेटिव डजंट मैटर। अगर चार्ज रेडिएशन है उसको टेस्ट किया जा सकता है। लेकिन चार्ज रेडिएशन थी ही नहीं, ये न्यूट्रल रेडिएशन थी, है ना, जो कि केवल मास रिएक्शन को बैलेंस कर रही थी हमारे। तो उन्होंने फिर उसको एक्सप्लेन किया कि ये आपका न्यूट्रॉन है, ये न्यूक्लियस का पार्ट है, न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ बेसिकली प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और ये दोनों मिलके आपका एटॉमिक मास बनाते हैं किसी एलिमेंट का। ये उन्होंने बताया सब कुछ चीजें। आगे चलते हैं, इस बारे में समझते हैं। तो उन्होंने बोला कि ओनली न्यूट्रल रेडिएशन नोन एट दैट टाइम वाज फोटॉन। बट उन्होंने जब मैथ्स लगाई, एनर्जी एंड मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल से उन्होंने समझा इस चीज को, तो उन्होंने बोला कि भाई न्यूट्रल रेडिएशन तो फोटोन तो नहीं हो सकती, है ना। और एनर्जी और मास कंजर्वेशन समझ में आ रहा है सबको, मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे किया उन्होंने, है ना? यस सर। क्योंकि जो रेडिएशन थी उसका कुछ ना कुछ एटॉमिक मास भी आ रहा था, कुछ ना कुछ मास भी आ रहा था, ठीक है। तो उन्होंने एनर्जी और मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल यूज किया और बताया कि भाई आपका जो रेडिएशन निकल रहा है उसका मास ऑलमोस्ट प्रोटॉन के मास के क्या है, बराबर है ना। जो रेडिएशन निकली है आपकी, जो रेडिएशन आपकी निकली है इस बॉम्बार्डमेंट में, उसका मास जो है वो प्रोटॉन के मास के बराबर है। तो उन्होंने कंक्लूड किया कि न्यूट्रॉन है ये चीज और इसका मास प्रोटॉन के बराबर होता है। और ये फिर बताया उन्होंने सब चीजों के बारे में, इसके बारे में, जैसे कि इसके मास के बारे में उन्होंने बताया कि इसका मास आपका 1.67 × 10⁻27 kg के बराबर होने वाला है, जिसको कि उन्होंने एटॉमिक मास यूनिट के टर्म्स में बताया। क्या कभी सुना है किसी ने एटॉमिक मास यूनिट टर्म? यस सर। Yes. 1.0086 एटॉमिक मास यूनिट, इसको यू के टर्म्स में भी लिख देते हैं, 1.0086 यू, ठीक है। यू मतलब एटॉमिक मास यूनिट ही होता है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना, अमू। Yes. ये आपने एएमयू वाला टर्म केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। फिर उन्होंने बताया मीन लाइफ के बारे में, इसकी मीन लाइफ जो है 1000 सेकेंड होगी। ये रेडियो एक्टिविटी में आता है बेसिकली, मीन लाइफ और हाफ लाइफ। मीन लाइफ और हाफ लाइफ आप रेडियो एक्टिविटी में पढ़ोगे, जो कि आपके सिलेबस का एज सच कोई पार्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूंगा। ऑल्दो हो सकता है कि आपने अपने स्कूल में पढ़ा हो, अगर आप स्कूल जाते हो और स्कूल में आपका ये टॉपिक हो गया है तो, पर अगर नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। मीन लाइफ और हाफ लाइफ आपका इतना मैं आपको समझा दूंगा कि आपको मतलब आइडिया लग जाएगा क्या होता है ना। जो मीन लाइफ होता है वो एसोसिएटेड होता है कि जब आपके न्यूक्लियर जो होता है आपका, जब वो अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है, तो आपका जो पूरा एवरेज लाइफ टाइम है ना सारे न्यूक्लियस का, ठीक है, जब स्पेशली वो डीके के टाइम की बात हो रही है, ये रेडियो एक्टिव कब होता है, रेडियो एक्टिविटी कब आती है, जब डीके होता है ना, जब न्यूक्लियस डीके होता है, एटम डीके होता है, तो बात आती है ना। अरे रेडियो एक्टिविटी के बारे में कुछ भी पता है, यस सर। कुछ भी पता है क्या या नहीं पता है? कोई बात नहीं, अगर नहीं पता है तो दैट्स फाइन,
जब आपका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है बच्चों, थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूँ, सुन लो। जब आपका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, डीके होना चालू कर देता है, डीके होना चालू कर देता है, तो उस केस में कितना लास्ट करेगा, कितना लाइफ टाइम उसकी रहेगी, उस बारे में जब हम समझते हैं तो मीन लाइफ और हाफ लाइफ की बात करते हैं। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. यस जितना सर। syllabus- जितना सिलेबस में है उतनी ही बात करेंगे, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है हमें, है ना। तो इसका मीन लाइफ कोई पूछ ले, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए तो होता है 1000 सेकंड, यानी 1000 सेकंड तक न्यूट्रॉन आपका लास्ट करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अनस्टेबिलिटी की। तो ये न्यूक्लियस के बाहर हमेशा अनस्टेबल रहेगा। न्यूट्रॉन अगर रेडिएशन के फॉर्म में बाहर चला गया, न्यूक्लियस के बाहर चला गया, यानी न्यूक्लियर फोर्सेस को एस्केप कर गया, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, इसका डीके चालू हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ये एक टाइम के बाद। स्टेबल कहाँ रहता है? न्यूक्लियस के अंदर। आसान है समझना। न्यूक्लियस के अंदर स्टेबल यस रहेगा, सर। बाहर जाएगा तो अनस्टेबल हो जाएगा, है ना। यानी इसकी ताकतें जो है, शक्तियां जो है, वो न्यूक्लियस के अंदर रहती है। अच्छा, तो न्यूक्लियस अगर डीके होता है, और आपने बोला कि डीके होता है, तब आप बात आपने बोला मीन लाइफ और हाफ लाइफ वाली जो टॉपिक्स हैं वो आते हैं। तो अगर डीके हो रहा है न्यूक्लियस, तो वो बन क्या रहा है? तो अगर न्यूक्लियस डीके होता है, न्यूट्रॉन डीके होता है, सॉरी, तो वो कन्वर्ट होता है किसमें? प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन में। प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है। लेकिन इसके साथ साथ ये एक और सब एटॉमिक पार्टिकल को रिलीज करता है, जिसको हम बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। क्या बोलते हैं? एंटी Anti-neutrino. एंटी न्यूट्रिनो। अब हमें लगता था बहुत टाइम तक कि भाई न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन यही होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। हमें लगता था कि मतलब ये न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ये होते हैं। पहले तो हमें न्यूट्रॉन के बारे में भी नहीं पता था, ठीक है, फिर हमने पता चालू कर लिया। तो आपका एंटी न्यूट्रिनो जब डिस्कवर हुआ तो हमें पता चला कि और भी होते हैं। ठीक है, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो ऑब्वियसली नाम से स्पेसिफाइड है कि एंटी पार्टिकल होता है न्यूट्रिनो का। ठीक है, यानी कि उसका मास सेम होगा बट चार्ज अपोजिट होगा बेसिकली। तो ये भी आपके आपके उसके ही पार्ट होते हैं। ठीक है, एटम के ही पार्ट होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी के टाइम पे सब डिस्कवर हुए थे। ये रेडियो एक्टिविटी जब हम पढ़ी थी तो उसी टाइम पे ये सब पार्टिकल्स डिस्कवर हुए थे कि कैसे अलग अलग होते हैं ये सब। ठीक है, इनके भी वही स्पिन नंबर वगैरह होते हैं, सब चीजें डिफाइंड है इनकी। ठीक है, तो आप लोग को जितना सिलेबस में उतना ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आगे चलें। Yes, यस sir. सर। ठीक है, न्यूट्रिनो। अच्छा, अगर आपको कोई पूछ ले कि न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो में डिफरेंस क्या है, तो मैंने क्या बताया अभी, क्या याद रखना? अगर अगर पूछ ले तो कोई कि न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो में डिफरेंस क्या है, तो सेम है, मास सेम है दोनों का, लेकिन चार्ज अपोजिट है। मास सेम है लेकिन चार्ज अपोजिट है। Charge opposite. ठीक है, Yes, sir. मास सेम है लेकिन चार्ज अपोजिट है, ये याद रखना। बाकी तो बहुत सारी चीजें होती हैं, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मुऑन, बहुत चीजें होती है सब। अभी जितना काम की चीजें हम उतनी पढ़ेंगे। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की बात करते हैं। एटॉमिक नंबर सबको पता है क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। Yes, sir. यस सर। जो चीजें पता है उन पे जल्दी जल्दी हाँ बोलोगे तो अच्छा रहेगा, वरना वरना क्या है कि बहुत टाइम लग जाएगा बेसिक इंट्रोडक्शन में। और ये जरूरी भी है बात करना इन सब के बारे में, अदरवाइज फिर न्यूक्लियस स्टार्ट में बिल्कुल वहां से कर दूंगा ना, नई जगह से, तो समझ में नहीं आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. तो यस सर बोल देना जो चीजें पता है उसके बारे में। ठीक है, जैसे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है ना, इन द न्यूक्लियस ऑफ एन यस एटम। सर। Yes, ठीक है, sir. किसी भी केमिकल एलिमेंट के का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है एटॉमिक नंबर, है ना, उससे बेसिकली आइडेंटिटी होती है उसकी। जैसे तुम्हारा नाम है ना, या फिर तुम्हारा सरनेम है ना, तुम्हारे शहर का नाम है, पिन कोड है तुम्हारा, वो सब जो तुम्हारी आइडेंटिटी है, वैसे ही एटॉमिक नंबर भी एक तरह से आइडेंटिटी होती है केमिकल एलिमेंट। द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, यानी कि न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स को हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। मास नंबर क्या होता है? n प्लस पी, n प्लस B. पी। न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स को हम बोलते हैं मास नंबर। एटॉमिक मास की अगर हम बात करें, द मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ अ केमिकल एलिमेंट क्या होता है भाई? इट इंक्लूड्स द मासेस ऑफ तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटॉमिक मास आपका दैट मेक अप एन एटम, यानी कि एटॉमिक मास ऑब्वियस ही बात है ना बेटा, उसके अंदर जो जो चीजें आ रही है और जो जो हमें पता है, Yes, sir. Sir. जो जो हमें पता है, जो जो पता ही नहीं है उनके बारे में कैसे कमेंट करें, पर जो जो हमें पता है और जो जो अंदर चीजें प्रेजेंट है उन सबका मास होगा ना ऐड। नहीं समझ में आया? यस sir. सर। अब तुम्हारा मान लो मास निकलवाए, तुम क्या बोलोगे? हमारे अंदर जो जो चीजें उन सबका मास ले लो, ऐड कर दो, आ जाएगा हमारा मास। ट्रू। Yes, sir. एटम के साथ भी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, तीन चीजें बता दी, तीनों का मास ऐड कर दिया। अब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन ही क्यों लेते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है। इलेक्ट्रॉन का मास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कंपैरिजन में बहुत ही कम होता है। जो आपका
एटम होता है उसका जो मास होता है वो मोस्टली न्यूक्लियस की वजह से होता है। जो आपका एटम होता है उसका जो मास होता है वो मोस्टली किसकी वजह से होता है? न्यूक्लियस की वजह से। न्यूक्लियस की वजह से। इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल है उसमें, ठीक है। एक तो वो दूर दूर होते हैं, ऊपर से उनका मास नहीं होता, ठीक है। तो आपका न्यूक्लियस जो है वो कंट्रीब्यूट करता है, इसलिए हम रफली n+p बोल देते हैं निकालने के लिए मास नंबर, ठीक है। इट्स यूनिट इज द एटॉमिक मास यूनिट, AMU। ये इसकी किसकी यूनिट होती है? एटॉमिक मास। किसी भी एलिमेंट का अगर आपको एटॉमिक मास निकालना है तो आप जनरली एटॉमिक मास यूनिट में निकालते हो, AMU। इज दैट करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट डिफाइन कैसे है वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वैसे तो हमने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है ये सब चीजें, बट स्टिल आई वांट यू टू रिवाइज दीज थिंग्स बिकॉज इस पे क्वेश्चंस बनते हैं फिजिक्स में भी, ठीक है। तो क्या होता है भाई, ये होता है 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 यानी कि कार्बन का वो एलिमेंट की बात कर रहे हैं, उस एटम की बात कर रहे हैं जो कि जिसका की 12 है एटॉमिक मास, है ना। क्योंकि 14 वाला भी होता है ना, आइसोटोप्स होते हैं। Yes, sir. तो हम कार्बन Yes, 12 sir. आइसोटोप्स की बात कर रहे Yes, sir. हैं। उसका 1/12 ऑफ द मास अगर आप लोगे, उसको आपने एटॉमिक मास यूनिट, हमें रेफरेंस चाहिए था बच्चों, हमें रेफरेंस चाहिए था। जैसे कि 1 सेंटीमीटर क्या होता है, तो हमने बोला कि भाई तुमने 1 मीटर नापा हुआ है ना, तो सबने बोला हाँ नापा हुआ है, हमने मेजर किया हुआ है। नापना मतलब मेजर करना, जिसको नहीं पता है, मेजर किया हुआ है 1 मीटर, हाँ 100 मीटर, सॉरी 1 मीटर, ठीक है। तो किसी ने बोला कि भाई इसका 1/100 पार्ट ले लो, राइट। अरे समझ में आया कैसे डेफिनेशन बनती है ना। Yes, तो sir. 1/100 पार्ट ले लो। तो सबने पूछा कि तुम्हें कार्बन का मास पता है। सिंस कार्बन सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंटेड और सबसे प्रीवियसली डिस्कवर्ड चीजों एलिमेंट्स में से एक है ना। कार्बन के बारे में जो भी डिस्कवर, मतलब जिस भी इन्वेंशंस, एक्सपेरिमेंट्स, डिस्कवरीज हुई है कार्बन पे पहले हुई है। कार्बन सबसे पहले शायद सबसे वन ऑफ द फ्यूएस्ट जो डिस्कवरीज थी, अर्लीस्ट डिस्कवरीज थी, उनमें से एक है, ठीक है। तो कार्बन का मास पता था लोगों को, कार्बन के एटम का मास लोगों को पता था। तो उन्होंने बोला कि कार्बन के एटम के रेफरेंस में हम डिसाइड कर लेते हैं कि एटॉमिक मास यूनिट क्या होने वाली है, ठीक है। तो 1/12 लेंगे हम कार्बन एटम का मास, और उसको हम 1 AMU बोलना चालू कर देंगे। समझ में आई सबको ये बात? कार्बन के Yes, एटम का मास लेंगे, yes, उसका 1/12 निकालेंगे, डिवाइड कर देंगे 12 से, और उसको 1 AMU या 1 एटॉमिक मास यूनिट बोलना चालू कर देंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं आती है, इसको याद रखना है, इसको याद रखना है। 1 एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है भाई? 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, 1 AMU के बराबर होता है। ये बात समझ में आई सबको? yes, sir. Yes, यस sir. सर। कार्बन 12 एटम का लेना है इसमें, और ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। आगे चलें। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. एनी एलिमेंट x विल बी रिप्रेजेंटेड एज XZA। इसमें ये क्या हो जाएगा आपका? एटॉमिक मास हो जाएगा, क्या मास नंबर हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, और sir. Z क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर एटॉमिक नंबर, Atomic number. है ना। एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही तो होते हैं, कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है ना। Yes, sir. वही हमारा एटॉमिक नंबर हो जाता है। एटॉमिक मास नंबर क्या होता है? Z+N, है ना। न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, ये भी पढ़ लिया हमने। और न्यूट्रॉन्स क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है? व्हाट इज N? N होता है आपका A-Z। क्या होता है N? A A minus माइनस। A minus Z. बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, टोटल मास में से प्रोटॉन माइनस कर दोगे तो न्यूट्रॉन ही तो बचेगा बच्चों। Yes, sir. Yes, Yes, sir. नहीं समझ में आया? मेरी एक्टिंग आ करते हो? गया sir. आ गया सर। कौन करा मेरी एक्टिंग? नाम बताओ, किसने करी मेरी एक्टिंग? किसने तो करी तुम में से एक्टिंग मेरी। बहुत शरारती हो रहे हो तुम आजकल। चलो आगे करें, क्वेश्चन करें एक। Yes, यस sir. Yes, sir. न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड इज डिनोटेड बाय 19779 AU। AU क्या होता है? व्हाट इज AU? गोल्ड। Gold. AU का फुल फॉर्म क्या होता है? गोल्ड। नहीं। धनतेरस के दिन गोल्ड ही गोल्ड याद आ रहा है सबको। AU का फुल फॉर्म क्या होता है? नहीं पता? AU को क्या बोलते हैं? ऑरम।
अरे यार, Yes, sir. AU स्टैंड्स फॉर ऑरम, ये गोल्ड का दूसरा नाम है ना, साइंटिफिक नेम है उसका, नहीं पता था Yes. कुछ। चलो कोई, वो अच्छा सिल्वर का पता है, सिल्वर का क्या है? Argentate. सिल्वर, सिल्वर, Argent something कैसे ही है? अर्जिन, Argentate. अर्जिन समथिंग है। अर्जेंटम क्या होता है? Argent. Argentum. अर्जेंटम है ना। तो एक तो बेसिक चीजें कुछ याद रखोगे अगर आप तो बढ़िया रहेगा, अदरवाइज एकदम से आ जाएंगी ना सामने तो दिक्कत हो जाएगी। केमिस्ट्री का पार्ट है ये सब, ये फिजिक्स का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन करो। नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स निकाल के बताओ जल्दी से। बेटा क्वेश्चन के आंसर दिए मुझे सबके। हाँ भाई, क्या आ रहा है? 79, 79, 118 Yes, sir. Yes, आ sir. जाएगा। Z 79 Yes, sir. ये होता है ना, तो इसकी वैल्यू तो होती है यहाँ पे 79 है, और दिस इज Yes, sir. 197 ए की वैल्यू है ना, यानी कि 197 इक्वल्स टू न्यूटन प्लस प्रोटॉन, यही है ना, N प्लस P। Yes. Yes. Now Yes, sir. Z equals to P, then what will be Yes. N? 197 minus 79 79. है ना, so that would be how much? 118. 118। So these two will be your answers। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी इतनी हो जाएगी क्या? Yes, sir. Yes, 79, sir. 29, 118 है ना। Yes, sir. sir. कोई डाउट इसमें किसी को? No, sir. No, sir. No, की sir. बात आगे चलें। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, 118 इज योर आंसर। आगे चलते हैं। आइसोटोप्स, थोड़ा सा रिवीजन वापस से। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट व्हिच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अगर एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर अलग है दो एलिमेंट्स का, तो वो क्या हो जाएंगे? Isotopes. Isotope. ऐसा एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है बट मास नंबर अलग अलग है, उनको हम बोलेंगे आइसोटॉप। जैसे कि ये पता है हमें, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम एग्जांपल्स होते हैं आइसोटॉप्स के, Yes, sir. Yes, sir. है ना। इसमें क्या क्या होता है भाई? हाइड्रोजन में देखो ध्यान से, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है बस, है ना। Yes, ड्यूटेरियम में तुम्हारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, और ट्रिटियम में एक प्रोटॉन होता है, दो न्यूट्रॉन होते हैं। दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. है तो हाइड्रोजन ही, है तो हाइड्रोजन ही। क्यों हाइड्रोजन के आइसोटोप क्यों है तीनों? क्योंकि सब में क्या है? एक प्रोटॉन, एक एक प्रोटॉन, प्रोटॉन। एक प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर तो डिफाइन प्रोटॉन से होता है, तो तीनों में अगर एक प्रोटॉन है तो तीनों हैं तो आइसोटोप्स, यानी कि एटॉमिक नंबर्स तो तीनों के सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन्स की वैल्यू अलग अलग है ना। एक में 0 है, एक में 1 है, एक में 2 है, तो उसके बेसिस पे आपका एटॉमिक मास नंबर चेंज हो जाएगा। मास नंबर चेंज हो जाएगा तो वो आइसोटोप्स बन जाएंगे। बात समझ में आ रही है? Yes, आगे sir. Yes, sir. then goes for then we will go for another example, Cl35 37। इसमें भी न्यूट्रॉन्स जो है आपके प्रोटॉन्स हैं वो तो 17 है दोनों में, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 17, लेकिन न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 18 एंड 20, राइट। अगेन डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब वेटेड
एवरेज ऑफ मासेस निकालना सीखते हैं। वेटेड एवरेज ऑफ मासेस का क्या मतलब होता है? वेटेड एवरेज ऑफ मासेस निकालते हैं यानी कि जब आपका दो आइसोटोप्स, लेट्स से दो आइसोटोप ले लीजिए जैसे कि, तो है ना, डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोप्स का अलग अलग मासेस होता है, तो उनका वेटेड एवरेज हम निकालते हैं कि अगर मान लो एक चीज एक्स अमाउंट में प्रेजेंट है और दूसरी चीज वाई अमाउंट में प्रेजेंट है, दोनों आइसोटोप्स है, तो एक्स अमाउंट में ये चीज, वाई अमाउंट में ये चीज अगर हम ऐड कर दें और डिवाइड कर दें इनकी टोटल अवेलेबिलिटी से, तो एवरेज वेट कितना होगा? मान लो क्लोरीन का 35 वाला जो आइसोटोप है वो प्रेजेंट है 75.4%। रिलेटिव अबंडेंस का मतलब क्या हुआ बच्चों कि 37 के मुकाबले 35 कितना प्रेजेंट है, समझ रहे हो ना, नेचर में कितना प्रेजेंट है। Yes, sir. कि नेचर में 35 वाला 37 के मुकाबले कितना प्रेजेंट है, तो 75.4% प्रेजेंट है। ऐसे ही 37 वाला 24.6% प्रेजेंट है, कम प्रेजेंट है थोड़ा। तो दोनों का वेटेड एवरेज कैसे निकालेंगे? एटॉमिक मास लेंगे 35 वाले का, 35 वाले का 35 34.98 आएगा यहाँ पे, ये थोड़ा सा एरर है टाइपिंग का, 34.98 आएगा, मल्टीप्लाई करो 75.4 जो कि इसकी अबंडेंस है, यानी कि कितना प्रेजेंट है ये, है ना, प्रेजेंट कितना है, रिलेटिवली प्रेजेंस, रिलेटिव प्रेजेंस इन नेचर, है ना, नेचर में कितना प्रेजेंट है ये। इससे मल्टीप्लाई करो, ऐड कर दो इस वाले को 36.98 को मल्टीप्लाई करो इसके प्रेजेंस से 24.6 से, और डिवाइड कर देंगे 100 से। 100 से क्यों डिवाइड किया बच्चों? क्योंकि अल्टीमेटली दोनों का परसेंटेज तो 100 ही होने वाला है ना। Yes, Yes. sir. Yes, sir. 100, तो इसको सॉल्व किया, कितना आ गया 35.47, ये आपका Yes, sir. वेटेड एवरेज। इस पे क्वेश्चंस आते हैं, तरीका बता रहा हूँ, उसको समझ लिया ना, तरीके को कर पाओगे ना अगली बार, Yes, sir. है ना, इस पे क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि आइसोबार्स आइसोटोन्स पता है सबको, आइसोबार्स होते हैं सेम मास नंबर वाले, जिनके मास Yes, नंबर sir. सेम होते हैं। क्या बोल रहे हो? और आइसोटोन्स क्या होते हैं? क्या रिपीट करूं गिरिजा? रिपीट करना क्या चीज है पर? वेटेड वाला, Yes. वेटेड वाला हमने ऐसे निकाला है, मान लो तुम्हारा दो आइसोटोप है, एक है आइसोटोप ए, एक है आइसोटोप बी, है ना, दोनों का जो मास नंबर है वो डिफरेंट होगा और एटॉमिक नंबर सेम होगा, तभी तो आइसोटोप। अगर मैंने बोला कि ये तुम्हारा प्रेजेंट है 40% और ये प्रेजेंट है तुम्हारा 60%, तो दोनों को अगर मैं एवरेज निकालूं, सिंस इसका मास अलग अलग होगा ना, इसका मास होगा m1, इसका मास होगा m2, आइसोटोप से, है ना, तो इनका एवरेज निकालना है मुझे, वेटेड एवरेज, कि भाई दोनों को अगर मैं नेचर में देखना चाहता हूं कि कितना एवरेज मास आ रहा है इस पर्टिकुलर एलिमेंट का, इस पर्टिकुलर एलिमेंट का, एटम का कितना मास आ रहा है, इस नेचर में कितना प्रेजेंट है, तो मैं क्या करूंगा, m1 को मैं लूंगा 40% टाइम्स, है ना, ऐड करूंगा m2 को जिसको मैं लूंगा 60% टाइम्स क्योंकि वो 60% प्रेजेंट है, और डिवाइड कर दूंगा टोटल परसेंटेज से। ऐसे तो निकालते हैं हम वेटेड एवरेजेस, मैथ्स में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, है ना, तो इससे जो मेरा आंसर आएगा वो मेरा आएगा एवरेज किस चीज का, ए और बी जिसके आइसोटोप्स है उस चीज का, ए और बी जिसके आइसोटोप है, जैसे ये क्लोरीन के आइसोटोप्स थे, तो क्लोरीन कितना प्रेजेंट है नेचर में, क्लोरीन का कितना मास है नेचर में, एवरेज मास, ये मुझे पता चल गया। बात समझ में आई? ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. इसके अगर और भी आइसोटोप्स होंगे तो उनको भी कंसिडर करेंगे, फिलहाल हम क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए हमने ये समझा, ठीक है। आइसोटोन्स क्या होते हैं? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वाले, सेम Yes, न्यूट्रॉन्स sir. वाले आइसोटोन्स और सेम मास नंबर वाले आइसोबार्स, पढ़ रखा है सबने ये। Isobars. Yes, sir. एग्जांपल ले लेंगे Yes, हाइड्रोजन, sir. है ना, जिसमें कि मास नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग। ऐसे ही सेम न्यूट्रॉन्स में Hg और ऑरम, जिसमें कि हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन Number सेम, different. है ना, यानी कि 198 माइनस 80 जितना आएगा वो इक्वल हो जाएगा 197 माइनस 79 के, है ना, जो कि 118 आने वाला है। ठीक है, दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे, समझ में आया? Yes, Yes, sir. तो एक क्लास क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, देन वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। वेटेड एवरेज के ऊपर क्वेश्चन है, अभी कराया हुआ है मैंने तुम्हें, जस्ट करो, सॉल्व करो इसको।
सॉल्व करके आंसर बता दो मुझे जल्दी से कितना आने वाला है। कितना आ रहा है बच्चों? 12 point something. 12.02. 12 पॉइंट समथिंग आ रहा है, राइट? Yes, sir. 12.01. सही है, सही है। इधर देखो, इसको ले लेते हैं। अगर फ्यूचर में सॉल्व करना हो तो हाँ भाई, 98.89 को मल्टीप्लाई किया 12 से, है ना, और 1.11 को मल्टीप्लाई किया 13.0034 से, और डिवाइड कर देंगे 100 से, तो हमारा आंसर कितना आया भाई? 12.01। 12.01 एटॉमिक मास यूनिट में लिखना है इसको, एएमयू में, है ना, एटॉमिक मास यूनिट या यू में, जैसे भी आप रिप्रेजेंट करते हैं इसको। इससे हमें पता भी चला ये चीज कि भाई जो 12 वाला आइसोटोप है, जो 12 वाला आइसोटोप है वो बहुत ज्यादा प्रेजेंट है ना, ये अबंडेंट है। क्या ये अबंडेंट है, बहुत ज्यादा प्रेजेंट है ये, है ना। और जो 13 वाला कार्बन आइसोटोप होता है बहुत कम प्रेजेंट होता है, बहुत रेयरली फाइंड किया जाता है। बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. तो साइज ऑफ न्यूक्लियस जो आपका अगला टॉपिक है, जिससे क्वेश्चंस आते हैं काफी सारे, जिसमें हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच भी पढ़ने वाले हैं, जिससे कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, वो वाला भी, मॉडर्न फिजिक्स वाला भी, ठीक है। तो वो हम अगली क्लास में चालू करेंगे। तब तक आप क्या करेंगे, अगली क्लास के लिए आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आएंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हम कल अगली क्लास में पढ़ेंगे। आप करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस मॉडर्न फिजिक्स के पेपर की। नोट्स रिवाइज तो करना ही है उसको, वो कोई होमवर्क नहीं होता, वो तो तुम्हें पता ही है। तुम्हें करना है पेपर की, टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस करना है, ठीक है। उसमें तुम्हें एनालाइज करना है पेपर को, जो जो नहीं आते हैं प्रैक्टिस के बाद भी, वो हम कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये आप करके आना। अगली क्लास में हम न्यूक्लियाई का भी पोर्शन कंटिन्यू करेंगे। तो दिवाली से पहले शायद तुम्हारी लास्ट क्लास है, फिर तुम शायद अगले वीक मिलोगे, अगले वीक मिलेंगे हम। तो कल वाली क्लास और है हमारे पास, तो ट्राई करना कि कल वाली क्लास में आप लीव ना लगाओ, छुट्टी ना लो, क्योंकि न्यूक्लियस भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, न्यूक्लियस भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यस सर। किसी को कुछ पूछना है आज की क्लास में? एनी डाउट्स? No, No, sir. sir. ओके, बाय Bye बाय एवरीवन। bye. हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय। बाय सर। आप